संदेश प्लीज सिट थैंक यू सर। पहले आप नहीं सर प्लीज। पहले आप इंट्रोड्यूस। ओके ओके ठीक है। तो अभी सो गुड इवनिंग एवरीवन वंस अगेन। अभी मैं रिजल्ट आया था तो उस दिन मैं बता रहा था कि संदेश जैन को मैं पर्सनली जानता हूँ बिकॉज ही वाज आस्किंग लॉट ऑफ डाउट्स आफ्टर द क्लास। तो सम ऑफ देम वर आस्किंग कि सर उनका चेहरा दिखाओ, हम पहचान नहीं पा रहे हैं क्योंकि शायद हो सकता है हमारे साथ में बैठते हो। मगर चेहरा मेरे दिमाग में है। I don't have the photo in my phone. But anyways, so he is Sandesh Jain and he has secured rank 161. Sorry, precise number मैं भूल गया था. I'm really sorry for that. 161 this year in the civil service exam, and I hope this is the first attempt. सेकंड Second attempt. First attempt from Ensure IAS, I think, है ना? Yes. So and he attended GS Foundation course here, and I have the privilege to teach him economics, and he has been guided by the Sachin sir. Definitely, I think this is a best example of mentorship helping the person clearing the exam in the first attempt. है ना? बाकी he will tell, sir will tell. Hello, am I audible? हेलो एवरीवन। आप लोगों के सामने मैं इतने दिनों के बाद आया हूँ, उसका रीज़न है एक्चुअली मैं आप लोगों को इतनी बार बुलाता हूँ संडे को भी, और काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स नहीं आते, और जब आप लोग एडमिशन्स लेते हो तब आप मुझसे बोलते हो कि सर आप हमसे मिलोगे या नहीं मिलोगे। आज से 4-5 साल पहले व्हेन आई स्टार्टेड दिस कोचिंग, तब आज मैं इसलिए खुश हूँ और आज मैं इसलिए आया हूँ, और आज मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि संदेश जब मेरे पास आया, आज मैंने संदेश को कॉल भी नहीं किया था, मुझे लग भी नहीं रहा था कि संदेश आएगा, बट ही इज़ माई फाउंडेशन बैच का स्टूडेंट। व्हेन आई स्टार्टेड दिस कोचिंग तो ही इज़ द नेफ्यू अमित जैन सर के, तो मेरे सीनियर हैं अमित जैन सर, ही इज़ सीनियर IRS ऑफिसर। उन्होंने संदेश को भेजा था मेरे पास, और संदेश ज्वाइंड अस इन 2023, और उसके बाद जो जो बातें संदेश को हमने बताई, संदेश का दिस इज सेकंड अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री नहीं निकला था शायद, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में ही गॉट 161 रैंक। आज मेरा यहाँ पे आने का मकसद ये है कि इफ़ आई क्रैक दिस एग्जाम ट्वाइस, इफ़ राहुल सर ऑल्सो रीच्ड अप टू इंटरव्यू थ्राइस, संदेश जैन और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, इस बार हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंटरव्यू तक पहुंचे थे, आकांक्षा गुप्ता जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पहुंचे हैं। हो क्या रहा है, क्योंकि मैं आजकल अभी 3-4 महीनों से बिजी चल रहा था, किस बात के लिए, क्योंकि पहले जब हमारा ऑफिस डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में था तो मैं तुम लोगों से मिल नहीं पाता था, कई बार स्टाफ तुम्हें अच्छी सर्विस नहीं दे पा रहा है, कई बार कोई टीचर नहीं दे पा रहा है। हमारा मेन मकसद पिछले 3-4 महीनों में ये रहा है कि पहले एक ही लोकेशन पे आए। अगर तुम लोग पढ़ने के लिए तैयार हो तो जो जो चीज़ हमने शुरू की है, जो इनिशिएटिव हमने लिया है, भाई एक कोचिंग आप लोगों को क्या दे सकती है, एक कोचिंग आपको बेस्ट टीचर दे सकती है, अवेलेबिलिटी दे सकती है, बुक्स दे सकती है, जिस जिस पैरामीटर पे आप जो जो सोच सकते हो, मुझे लगता है वी ट्राई टू गिव एवरीथिंग। अगर तुम्हें संडे को टेस्ट देना है, संडे को टेस्ट के बाद टेस्ट का रिजल्ट अगले ही दिन आना है। अब कुछ बच्चे अगर आते ही नहीं है, क्लास को अटेंड करते ही नहीं है, टेस्ट देते नहीं है, कभी कोई मेल करते ही नहीं है, कुछ पूछते नहीं है, उसके बाद 2-3 साल के बाद, मतलब मैं बच्चों की पर्सनल प्रॉब्लम भी सॉल्व करने के लिए तैयार रहता हूँ। कई बार उसको कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, कई बार हॉस्टल की प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि जो बच्चे रेगुलर हैं, जो बच्चे मुझसे मिलते हैं, मुझे लगता है सबसे चेताली मुझसे मिलती है, या तुम एक ही बार मिली हो ना, नाम भूल गया हूँ मैं, समृद्धि। अभी इतने दिनों के बाद मैं आया हूँ कि मैं खुद भी आज थोड़ा सा नर्वस था, इतने दिनों के बाद अगर मैं आया हूँ तुम लोगों से मिलने के लिए। और संदेश जब आ रहा था, संदेश कह रहा है कि सर मुझे भी पब्लिक स्पीकिंग की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा आइडिया नहीं है। मेरा मकसद ये है तुम्हें बताने का कि जिन लोगों को पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती, जिन लोगों को बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं होती, अगर एक बार ये काम हमने किया है, ये एग्ज़ाम हमने निकाला है, और अब हमने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, अगर तुम्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जब कहीं और तो तुम डायरेक्टर से मिल नहीं सकते हो, पर यहाँ तुम मिल सकते हो, यहाँ तुम मेल कर सकते हो, अगर तुम ही मेल नहीं कर रहे हो, अगर तुम ही नहीं आ रहे हो, तो फिर तो तुम्हारी गलती है। लेकिन अगर तुमने कुछ किया है तो तुम्हें वो चीज़ मिली है, और बहुत सारे बच्चों को मिलती है। बहुत सारे फेसेस ऐसे हैं जो कभी मैंने देखे ही नहीं है एक बार के बाद। तुम तो IET से हो, पर तुम भी नहीं आती हो। पॉइंट ये कि तुमने खुद ही डिसाइड कर लिया है, आधे टाइम आना। अदरवाइज अभी संदेश ने जो बातें बोली, मुझे तो वो टचिंग थी, बहुत ज़्यादा टचिंग थी। क्या क्या संदेश ने बोला कि पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, बल्कि संदेश ने इकोनॉमी वाले सर की बहुत तारीफ करी है कि पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी के लिए संदेश के पास कोई और नोट्स भी नहीं है, बहुत छोटे नोट्स हैं, और उन छोटे नोट्स को पढ़ के ही
उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया और 161 रैंक एक अच्छी रैंक है, ही विल बी गेटिंग आईपीएस। तो अभी संदेश से तुम्हें जो भी पूछना है वो तुम पूछ लेना। हालांकि इस तरह के सेशन बाकी कोचिंग्स करती हैं, हमने किया नहीं है अभी तक। तुम लोग सोचते भी होंगे टॉपर्स क्यों नहीं आते, टॉपर्स क्यों नहीं आते। मेरा मकसद ये है कि टॉपर्स के वीडियो तो तुम यूट्यूब पे भी देख लेते हो, तुम्हारा मेन मकसद क्या है कि पूरे टाइम पढ़ते रहो, सिर्फ पढ़ते रहो। मतलब मैं तुम्हें इतना इनडायरेक्टली मैसेज करवाता हूँ कि ना कोई डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए, ना कोई नेगेटिव। तुम्हें तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे मैसेजेस में डिस्ट्रैक्शन वर्ड कितनी बार लिखवाता हूँ मैं? मेरा मकसद ये है कि तुम्हें किसी भी एंगल से तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। और संदेश ने जब मुझे बताया कि पूरे टाइम उसको पढ़ना ही पढ़ना था, तो ये सेकेंड अटेम्प्ट में आईपीएस बनना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जब तुम लोग तैयारी करते हो उस टाइम पे तुम हवा हवा में बातें करते हो, मैं पहले अटेम्प्ट में बन जाऊंगा। खुद सोचो कि जो बच्चे क्लास में टेस्ट में टॉप नहीं कर पा रहे हैं, जो क्लास में टेस्ट में आने से डर रहे हैं, और वो यूपीएससी टॉप करेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा बेसिक स्टेप्स ही है कि तुम पहले क्लास में आना शुरू करो, टेस्ट देने शुरू करो। जो दिक्कतें हैं तुम अगर वो बताओगे नहीं तो फिर सॉल्व कैसे होगा, ठीक है? तो अब मैं संदेश को दे रहा हूँ, तुम ये देखना। और उसने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि उसको पब्लिक स्पीकिंग का भी ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो अच्छा बोलेगा, ही इज़ एन आईपीएस। ठीक है, थैंक यू सो मच। टुगेदर बटन नहीं ऑन है। तो हेलो सबको। मैंने फाउंडेशन कोर्स 2023 में स्टार्ट किया था। अब मेरे को नहीं पता कि सर ने पॉलिटी पढ़ाई है नहीं, बट मेरे को सर ने पढ़ाई थी पॉलिटी, तो उससे मेरा बेस बन गया था। मेरे को ये समझ में आ गया था कि नोट्स बनाते कैसे हैं। जो बिल्कुल बेसिक होता है कि सबसे पहला स्टेप होता है शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। और लक्ष्मीकांत अगर खोलोगे, जैसे मैं इससे पहले मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी, तो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या पॉलिटी है क्या इकोनॉमी है, कुछ नहीं आइडिया था, सिर्फ कोडिंग ही आती थी। बट जब मैंने सर के पहले लेक्चर्स अटेंड किए पॉलिटी के, तो मेरे को समझ में आया कि हाँ लक्ष्मीकांत कैसे पढ़नी है, मतलब जो बेसिक होता है बुक्स पढ़नी कैसे है। इन्होंने बताया कि इस पार्ट को पहले करना है, इसको नोट्स बनाने हैं। तो मेरा पॉलिटी क्लियर हो गया था। इनके लेक्चर्स मेरे को मिल गए थे, मैंने पहले ही 10 दिन में सारे लेक्चर्स देख लिए थे पॉलिटी के। तो उसके बाद मेरे को समझ में आ गया था कि ठीक है पॉलिटी हैंडल हो जाएगी। फिर था सबसे बड़ा डर इकोनॉमी का। अभी शायद तुम्हें भी आइडिया होगा कि मार्केट में XYZ लेक्चर्स चलते हैं इकोनॉमी के, बट मैंने जब राहुल सर से पढ़ा तो मेरे को इतने छोटे नोट्स मिले ना इकोनॉमी के, और इतने कंसाइज। अभी भी तुम्हारी नोटबुक में फ्लो चार्ट्स होंगे हर जगह, जो वो समझाते हैं एग्जाम्पल देके, बिल्कुल बेसिक। ना मेरे को मेंस के लिए किसी रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ी, ना प्रीलिम्स के लिए। इकोनॉमी के नोट्स एंड टू एंड बिल्कुल सफिशिएंट थे। और साथ में ज्योग्राफी की, इवन दो एनसीईआरटी बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, जो कि जरूरी है, मतलब पढ़नी है एनसीईआरटी। बट अगर एनसीईआरटी डायरेक्ट ट्राई करोगे ना, उनकी हर लाइन में मीनिंग है, वो समझ में नहीं आएगा, पक्का मिस करोगे। हर बार पढ़ोगे कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा। लेकिन नीरज सर थे ज्योग्राफी के यहाँ पे, उन्होंने बहुत अच्छे से ज्योग्राफी पढ़ाई। और इवन दो ह्यूमन ज्योग्राफी, जो सबसे बड़ा डर रहता है सबका कि ह्यूमन ज्योग्राफी करनी कैसे है, वो शायद उन्होंने 10 या 12 पेज के नोट्स थे, और उससे सब कुछ एंड टू एंड मेरा कवर हो गया था। तो इवन दो इन माय सेकंड अटेम्प्ट मेरे इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी के नोट्स आज तक सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। जो क्लास में बैठ के आप पढ़ा था वही है। एंड सेकेंडली मेरे डाउट्स देखो मैं बताता हूँ, जो टेस्ट भी होते थे ना, टेस्ट में हम देखते हैं नंबर में सबके देखता है। तो टेस्ट में कि संदेश जैन हमेशा 1 या 2 पे रहता था। और मैं एक बेसिक चीज बता रहा हूँ कि अगर टेस्ट में भी नंबर नहीं आ रहे तुम्हारे, 40 बच्चों में 50 बच्चों में तुम्हें डर लग रहा है, और तुम्हें टेस्ट देने से डर लग रहा है कि बेइज्जती हो जाएगी, तो तुम कभी भी नहीं सोच सकते हो कि तुम 5 लाख बच्चों में टॉप करोगे। तो सबसे पहला बेसिक रूल ये है कि तुम्हें हर संडे को टेस्ट, एक बात बताओ, टेस्ट दोगे तो हमारी तो मेहनत ही है ना, हमें चेक करना पड़ेगा। लेकिन तुम टेस्ट दोगे तो, और अगर उसमें टॉप करोगे तो डेफिनेटली और ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि कब सिलेबस खत्म हो। सही कह रहे हैं सर। मतलब जो मैंने टेस्ट, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा हुआ, मतलब फर्स्ट डे से हर संडे हमारा टेस्ट होता था, बल्कि वो प्रीलिम्स और मेंस का मिक्स होता था। कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चन और फिर मेंस की आंसर राइटिंग। तो फर्स्ट वीक से ही मेरी आंसर राइटिंग स्टार्ट हो गई थी। तो इसलिए आंसर राइटिंग का तो सारा डर खत्म हो ही गया था। और पर्सनली सचिन जैन सर तो हमेशा ही अवेलेबल थे। एटलीस्ट मैं जब भी जाता था, कभी भी कुछ भी मेरे को डाउट हो या कभी भी अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, तो सर को बस एक बार मेरे को जाना होता था। सर जब भी पूरा मेरे को पुश कर देते थे कि ये तो करना ही है बस सर। पॉइंट ही है ना, देखो मैं तो मैसेज में भी अवेलेबल। अगर कोई बच्चा रेगुलर, अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, तो मुझे व्हाट्सएप पे तुम भेज देते। जब भी कोई भी, मेरे पास इतने सारे बच्चों के मैसेज पड़े रहते हैं, सर ये वाली प्रॉब्लम हो रही है। आजकल हमने रिसेंटली शुरू किया है। जी हाँ जी सर। तुम्हें पता है, वैसे तो मैं टाइम बचाने की कोशिश करता हूँ तुम लोगों का, इसीलिए मैं कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। हमने ये 3 मेल वाला सिस्टम भी क्यों शुरू किया है?
तीन मेल वाला सिस्टम इसलिए शुरू किया है, कई बार तुमने कोई मैसेज भेजा किसी एक आदमी को, लेकिन वो आदमी छुट्टी पे है और उसने नहीं बताया है, उसने जॉब छोड़ दी है, कुछ भी है, या फ़ोन नंबर काम नहीं कर रहा है, अगर 3 मेल पे वो चीज़ जाएगी तो मेरे पास भी वो चीज़ आएगी। यानी कि अब मुझे पता है कि वो उस पे एक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो तुमने देखा होगा जब तुम मेल भेजते हो तो तुम उस मेल का रिप्लाई अब तुम्हें बहुत जल्दी मिलता है। अगर अगर कोई बच्चे को किसी को कोई प्रॉब्लम है, पॉइंट ये है कि तुम्हें अगर मैं जिस्ट दूँ तो जो बुक्स हमने दी हैं केवल वो बुक्स, और जो टेस्ट हम दे रहे हैं केवल वो टेस्ट। अगर तुम उन टेस्ट में टॉप कर सकते हो तो तुम यूपीएससी टॉप कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। और तुम लोगों के लिए मैं कंसर्न हूँ, क्योंकि मैं हर दिन आता हूँ करीब करीब, और मैं हर दिन तुम्हें कैमरे में भी देखता हूँ, हर दिन मैं तुम्हारे मूवमेंट्स देखता हूँ, हर दिन मैं तुम्हारी एक्टिविटी देखता हूँ और तुम्हारे नंबर्स देखता हूँ। यानी कि मेरी नज़र तो है तुम पे, पर पॉइंट ये है कि अब तुम में से कुछ लोग, शायद तुम मुझसे मिलने आए थे ना अभी कुछ टाइम पहले, तुम्हारा नाम क्या है? हितेश। और हितेश के शायद, हितेश का स्कोर, हितेश की स्टाइल भी मुझे अच्छी लगी थी, उसको नॉलेज है, रिलेटिवली बेटर है। तो पॉइंट ये है कि अब इनमें से कुछ बच्चे हैं जो हमेशा मुंह छिपा के बैठे रहते हैं, हंसते रहते हैं, कुछ ना कुछ कमेंटबाजी करते रहते हैं। ऐसे बच्चों का नहीं होगा। ये एग्ज़ाम सीरियस बच्चों का एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम में देश के सबसे बड़े अच्छे अच्छे कॉलेज के बच्चे आके पढ़ रहे हैं। तो जब तुमने शुरुआत कर दी है और जब तुमने इतनी अच्छी कोचिंग भी ज्वाइन कर ली है, इतने अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है, जो हर टाइम अवेलेबल हैं, और उसके बाद तुम अगर डाउट में हो तो तुम्हारी गलती है, अगर तुम अवॉइड कर रहे हो तो भी तुम्हारी गलती है। जितनी फैसिलिटीज़ मुझे अपने टाइम में चाहिए होती थी कि मुझे कोई स्टैंडर्ड बुक दे दे, मुझे कोई टेस्ट रेगुलर दे दे, और अगर मुझे कोई समस्या है तो मुझसे कोई मिले। और मिलने वाला भी कौन हो? मिलने वाले भी वो लोग जिन्होंने खुद यूपीएससी क्रैक किया है, मिलने वाले वो लोग जो जिन्होंने इंटरव्यू तक गए हैं। अगर ऐसे लोगों के साथ भी तुम मिलना नहीं चाह रहे और सिर्फ एडमिशन से पहले ही पूछते हो कि सर आप मिलोगे या नहीं मिलोगे, उसके बाद तुम ही नहीं मिलते हो, तो फिर गलती तुम्हारी है। वरना मुझे याद है कि संदेश के व्हाट्सअप मैसेजेस मुझे आते थे और मैं रिप्लाई करता था। तुम तो बड़ोत से हो और तुम भी नहीं आती हो मिलने। तो पॉइंट ये, मुझे मिलने का शौक है नहीं है, मुझे ये है कि तुम्हारी गलती है अगर तुम्हें कुछ पूछना है। तो ये मेरी गारंटी है कि अगर तुम सर से मिलोगे या मुझसे मिलोगे तो तुम्हें 5 मिनट में वो जिस्ट मिल जाएगा। जो तुम्हारी कंफ्यूजन है ना बहुत ज़्यादा, जो चल रहा है, ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, याद नहीं हो रहा है, अगर तुम उसको फॉलो करोगे तो तुम्हें फ़ायदा होगा। अब तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं, ठीक है, वो तुम संदेश से पूछ लो। मुझे पता है वही सेम डायलॉग, ऑप्शनल क्या है, पढ़ने किसे है, कितने घंटे पढ़ना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, पर फिर भी तुम पूछ लो। हाँ, तो क्या डाउट्स बताओ। समृद्धि ऑप्शनल मेरा सोशोलॉजी था, तो सोशो में आई थिंक क्लैरिटी होनी चाहिए बस कॉन्सेप्ट की, एंड आंसर राइटिंग सेकंड। बाकी कंटेंट तो मार्केट में जगह जगह है, कुछ भी फॉलो कर लो। आंसर राइटिंग सबसे मेन है। अगर आंसर राइटिंग को अवॉइड करोगे, मतलब मेरा एक शेड्यूल था, मैं 10 आंसर सोशो के लिखता था और 10 जीएस के डेली, और ये मैंने 6 मंथ्स रेगुलर किया है, बिल्कुल 20 आंसर डेली। तो इतना तो मिनिमम करना ही पड़ेगा, तभी मेंस की तैयारी हो पाती है, वरना फिर प्रीलिम्स तो हो जाएगा, मेंस नहीं होगा। नहीं, मैंने पैरेलली दोनों कोचिंग की थी, सोशो भी और जीएस भी। Expect everyone reading the same. Well written. कैसा है दोबारा? नहीं, वो स्टैंडर्ड बुक्स इनफ है, क्योंकि सब स्टैंडर्ड बुक्स के साथ बहुत चीज़ें पढ़ते हैं, तो वो वैसे ही पीछे हो जाएंगे। तुम्हें सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़नी है। ये बहुत बड़ी बात है स्टैंडर्ड बुक्स। जैसे मैं बता दूँ आपको, मैंने बताया होगा, हम क्लास के साथ में ही स्टैंडर्ड को कंप्लीट करा देते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। आपके 2 साल कम से कम बच रहे हैं इससे। ये एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हो। जो लोग उनसे बच्चे आपको समझ में आ रही होती है, इंस्टीट्यूट अपना मटेरियल देता है पहले, फिर उसके बाद आपको क्लास में लिखवाया जाता है। उसके बाद फिर आप तो बस की बात सुन रहे हो कि आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है, लक्ष्मीकांत पढ़नी है, कॉमर्स के लिए पढ़नी है, आप फिर ये सोचते हो कि ये पढ़ेंगे, तो इसी में आप 2 साल निकल जाते हैं। तो फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हम तैयार ही है। यहाँ पर आपकी स्टैंडर्ड बुक भी हो गई है, क्लास भी हो गई है, दोनों चीज़ें मैच कर रही है। आपको तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हमारा सब कुछ हो चुका है, फाउंडेशन में कुछ हो चुका है। अदरवाइज तो कोचिंग जो है वो एक बर्डन की तरह फील होती है कि यार कोचिंग में टीचर कुछ और पढ़ा रहे हैं, नोट्स में कुछ और लिखा हुआ है, और करंट बुक अलग है। ये 3 चीजें अलग, आप ये करते करते 3 साल निकल जाते हैं। आप आपको किस तरह से आप ये बताता हूँ स्टैंडर्ड बुक्स, क्लासेस और स्टैंडर्ड बुक्स को आप किस तरह से यूज करते थे? इकोनॉमी में तो मैं सच बताऊँ, मेरी कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं थी, बस नोट्स ही थे। मैंने नोट्स का यूज़ किया है बस, एंड टू एंड सिर्फ नोट्स थे। ज्योग्राफी में मैंने एनसीईआरटी जरूर पढ़ी है सर के नोट्स के साथ, क्योंकि ज्योग्राफी में प्रीलिम्स में एनसीईआरटी मतलब एंड टू एंड जरूरी है। उसमें भी मेरी कोई और स्टैंडर्ड बुक नहीं थी। पॉलिटी में सर के नोट्स, मतलब सर जैसे बताते हैं शॉर्ट फॉर्म में नोट्स, और लक्ष्मीकांत।
तो मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स की है, और शायद मार्केट में ये भी कुछ चल रहा है करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स करने होते हैं डेली न्यूज़पेपर, मैंने वो भी नहीं किया था। स्टार्टिंग में सिर्फ स्टैटिक किया है, और करंट अफेयर्स बाद में करने होते हैं ऐड ऑन, एग्जाम्पल्स के तौर पे बस मैं ऐड कर लेता था एक एक लाइन। क्योंकि अगर कभी मेंस का पेपर देके देखोगे एंड टू एंड 20 क्वेश्चन 3 घंटे में, पहले 90% लोग तो लिख ही नहीं पाते हैं 20 के 20 क्वेश्चन, तो पेपर कंप्लीट करना एक अचीवमेंट है। फिर सेकेंडली 20 में से असली जब रियल पेपर लिखने जाओगे सिर्फ 10 ही क्वेश्चन लिख पाओगे, मतलब 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हारे नोट से होंगे, बाकी 10 बाहर से ही होंगे, ना वो तुम्हारे करंट अफेयर से होंगे ना तुमने देखे होंगे। तो उसको लिख कैसे पाओगे? सिर्फ और सिर्फ अगर तुम्हारी स्किल्स हैं, अगर आंसर राइटिंग स्किल्स होंगी, और वो कैसे डेवलप होंगी? डेली 10-10 आंसर लिख के, और कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना है, मतलब मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। बाकी किसी और को कोई आंसर को एनालाइज कराने के लिए एक तो सबसे बेस्ट है ऑनलाइन टॉपर कॉपीज रहती है। मैं पीवाईक्यू लिखता था, क्योंकि पीवाईक्यू मैंने 2013 से 2024 तक के सारे सोशोलॉजी के पेपर 1 पेपर 2 और हर जीएस के मेरे पास मेरे रिटर्न पीवाईक्यूज भी हैं, तो वो पीवाईक्यूज में टॉपर उनसे एनालाइज कर लेता था। प्लस आजकल जीपीटी तो है ही, उससे तुम ये देख सकते हो ऐड ऑन क्या करना है। और एक आंसर में बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, फिर वैल्यू एडिशन आ जाता है, डायग्राम्स एंड एग्जांपल्स, ये जो तुम्हें अलग करते हैं। तो खुद एनालिसिस करना आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो टॉपर कॉपीज देकर खुद एनालिसिस करो पहले, क्योंकि बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं वो डालते हैं कि एआई पे डाल के एनालाइज कर लो, उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक खुद एनालाइज नहीं करोगे पता ही नहीं लगेगा कैसे इंप्रूव करना है। तो सेल्फ एनालिसिस इज मैंडेटरी। यस, अभी जैसे तुमने सर से स्टैटिक पढ़ लिया इकोनॉमी का, कुछ ना कुछ क्वेश्चन होगा ही, जैसे इन्फ्लेशन पे आएगा, फूड इन्फ्लेशन क्यों राइज हो रही है, तो अब तुम्हारे दिमाग में बेसिक कोजेज आ जाने चाहिए 5, क्योंकि सर लिखवाते हैं, पक्का लिखवाते हैं कि क्या कोजेज है इन्फ्लेशन राइज होने के। अब उसमें एक फ्लो चार्ट बना दो। अब तुम्हारे आंसर में एक तो बेसिक है कि डिमांड हिट हो रही है, वो तो सबसे बेसिक है क्योंकि पता ही है तुम्हें, अगर स्टैटिक कर लिया। अब डिमांड हिट होने के बाद तुम्हें वैल्यू एडिशन चाहिए, वैल्यू एडिशन के लिए तुम्हें कुछ क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, और वो क्रिएटिविटी आएगी डायग्राम एंड एग्जाम्पल से। अब तुम इसको मैच कैसे करोगे? ऑनलाइन टॉपर कॉपीज, प्लस कभी भी सचिन सर को अपनी कॉपी आगे दिखा सकते हो, उनके सजेशन बेस्ट होते हैं। मैं तो बल्कि राहुल सर को भी अपनी कॉपी दिखा देता था एंड में कि सर एक बारी आंसर देख लो प्लीज। मैंने अपना शेड्यूल ऐसे बनाया था, आफ्टर जैसे मेरी इकोनॉमी कंप्लीट हो गई और अब इंटरनल सिक्योरिटी स्टार्ट हो गई, तो इंटरनल सिक्योरिटी के मैं लेक्चर्स अटेंड करता था और इकोनॉमी के मैं आंसर लिखता था। तो इससे मेरे को ये रहता था कि टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, 10-10 आंसर में लिख पाऊंगा। एक टॉपिक पे 10 लिख के फायदा नहीं है, हार्ड वर्क करना है, लेकिन उसके साथ स्मार्ट वर्क सबसे ज्यादा जरूरी है। यस, सबसे पहले तो सिर्फ बेसिक भी कर लोगे ना, सिर्फ बेसिक बिना करंट अफेयर के, सिर्फ स्टैटिक, तो 400 नंबर जीएस में कंफर्म है मेंस में। उसके बाद 400 से जो 450 की फाइट रहती है ना, वहां आता है वैल्यू एडिशन, डायग्राम, एग्जांपल, करंट अफेयर। तो वो जो प्री और मेंस के बीच का टाइम है ना, जब टेस्ट सीरीज लिखोगे उसमें वैसे ही कवर हो जाता है। उनके मॉडल आंसर देख लो, मार्केट में जितनी भी टेस्ट सीरीज थी मैंने ऑनलाइन डाउनलोड की, मैंने कोई दी नहीं थी टेस्ट सीरीज, बट उनके मॉडल आंसर निकाले सबके और सबसे सारा वैल्यू एडिशन उठा लिया, तो न्यूज़पेपर ऑटोमेटिकली कवर हो गए। डेली न्यूज़पेपर बस पढ़ना है टच में रहने के लिए कि हो क्या रहा है, उसको अगर नोट्स बनाते जाओगे ना तो नोट्स में ही रह जाओगे बस। तो इसलिए सिर्फ स्टैटिक करो, स्मार्ट वर्क करो, आंसर राइटिंग करो, अगर एक बार स्किल आ गई ना फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। बुक्स तो खुद ही नोट्स हैं, बस उसको एक बार जो उसमें अच्छी चीज लग रही है ना, अगर कुछ मिस हो गई है क्लास में, तो बस उसको साइड में नोट्स में मैं क्या करता था, एक लाइन लगा लेता था, उसमें साइड में लिख देता था कि हाँ ये चीज मिस हो गई थी, इसको ऐड कर दिया बस, वरना जरूरत है नहीं। मतलब बुक्स को रीड कर लो एक बार, अगर कुछ कॉन्फिडेंस कम लग रहा है एक बार गो थ्रू कर लो, क्योंकि अगर एक बार तुम आंसर लिख लोगे ना, जैसे सारे पीवाईक्यू लिख लिए एक सब्जेक्ट के, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि कुछ करने की और जरूरत ही नहीं है, ये काफी है। क्योंकि अगर अपने नोट से सारे पीवाईक्यू हो रहे हैं तो फिर किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। मतलब 6-7 घंटे मेरे क्लासेस में जाते थे, मतलब 2-3-4 घंटे मेरे एंश्योर में और 2 घंटे मेरे सोशो की कोचिंग में। उसके बाद उसमें 4 घंटे ही और पढ़ पाता था,
क्योंकि 10 घंटे से ज़्यादा से होता नहीं है, 10 घंटे मतलब मैक्सिमम था। तो 4 घंटे में मैं जैसे सबसे पहले तो स्टार्टिंग के 4 महीने तो बस मैंने यही एनालिसिस किया है कि समझना कैसे है चीज़ें। एक बारी बेस बन जाएगा ना ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का, पॉलिटी का और हिस्ट्री का, हिस्ट्री में भी स्पेसिफिक मॉडर्न हिस्ट्री, इन 4 चीज़ों का अगर एक बारी बेस बन गया ना, उसके बाद टाइम अपने आप मैनेज होता जाएगा। जैसे जनवरी में मेरी सोशो की कोचिंग खत्म हो गई थी और एनश्योर की रह गई थी, मतलब 2-3 घंटे की कोचिंग, मतलब कुछ, क्योंकि वो फिर इन 4 सब्जेक्ट के बाद छोटे छोटे सब्जेक्ट होते हैं, तो वो फिर टाइम अपने आप मैनेज होता चला जाता है। बस स्मार्टली मैनेज करना आना चाहिए। तो मेरा स्टार्टिंग में 4 महीने, मतलब टू आंसरिंग योर क्वेश्चन, 6 घंटे कोचिंग में जाते थे और 4 घंटे मेरे एक्स्ट्रा जो मैं करता था आंसर राइटिंग वगैरह। एक दिन में मैं सारे सब्जेक्ट कर भी नहीं सकता ना, क्योंकि फर्स्ट कोचिंग में मैं इकोनॉमी पढ़ूंगा तो इकोनॉमी के बाद फिर इकोनॉमी ही कर पाऊंगा, ज्योग्राफी तो पॉसिबल नहीं है जब तक नहीं पढ़ूंगा। और जब मेरी इकोनॉमी हो जाएगी उसके बाद ज्योग्राफी, तो फिर साइकिल में अगर 4 सब्जेक्ट हो गए उसके बाद बाकी कवर होते जाएंगे। देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में ना बिल्कुल टाइम नहीं रहता है रिवीजन का, तो मतलब ठीक है अगर मैनेज कर पाओ तो। जैसे मैं अभी बता रहा था, मैंने इकोनॉमिक्स किया, अब अगला सब्जेक्ट जब भी मैं कोई उठाऊंगा उसके साथ मैं इकोनॉमिक्स की आंसर राइटिंग करूंगा। और मेरे को जितना याद आ रहा है, एक एक सब्जेक्ट के, जैसे ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, अगर 13 से 24 तक के पीवाईक्यू लिखोगे ना, 100+ क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर 100 क्वेश्चन लिख लिए तो फिर रिवीजन की वैसी जरूरत नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड में सारा रहता ही है फिर। और रिवीजन के लिए रेगुलर कोई भी अपना एक फिक्स शेड्यूल बना लो या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, जिससे तुम्हें वो टेस्ट सीरीज से एक दिन पहले वो सब्जेक्ट रिवाइज करके वो देना ही पड़े, तो इससे मैनेज हो जाएगा शेड्यूल। किसी और का कोई डाउट है? सी सेट मैंने कभी प्रिपेयर नहीं किया, मैं नेचुरली स्ट्रॉन्ग था, तो इसका मेरे को सच में कोई आइडिया नहीं है। फर्स्ट ईयर में मेरा फोकस रहता था जो मैंने पढ़ा है उसी से मैं आंसर कर दूँ प्रीलिम्स में, लेकिन वो मेरे को धीरे धीरे समझ में आया कि उससे नहीं होगा। इसमें कोई ट्रिक्स होती है, क्वेश्चन देखना आना चाहिए, क्वेश्चन को देख के पता लगना चाहिए कि ABCD में से कौन सा ऑप्शन है। एक डर है जो खत्म करना होता है बेसिकली, और वो जो ट्रिक्स है ना, और वो जो डर है, वो मैं तो सचिन सर ने खत्म ही कर दिया था। तो वो जो 100 क्वेश्चन है ना, मैं पेपर में 100 के 100 करके आया था इस बार, जबकि मेरा पहला प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। जिसने मतलब ये सब की स्ट्रेटेजी अपनी होती है, बट मेरे को ऐसा लगता है जो 80-85 करता है ना अटेम्प्ट, वो वैसे ही रह जाता है पहले। लेकिन ये सबकी अपनी स्ट्रेटेजी है, इसमें मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ। मेरा क्लियर फोकस था कि 100 करने हैं, और जो मेरा मॉक में स्कोर आता था ना, एक टाइम के बाद फिक्स हो गया था। अगर तुम शायद देखोगे 60-40 करोगे 96 बनेगा, और 96 ऐसा है कि क्लियर होगा ही होगा प्रीलिम्स। जो आजकल कट ऑफ चल रही है, अभी 92 आई है कट ऑफ, अगर देखियो जनरल से, तो 96 पे हो जाएगा। तो किसी भी केस में 60-40 तुम्हारे पास 40 क्वेश्चन गलत करने का स्कोप है, आराम से 40 करो। और वो मेरे धीरे 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 30-25 भी हो गए थे। तो वो कॉन्फिडेंस आएगा सिर्फ क्वेश्चन को देख के करने में। ये मत सोचो कि पेपर में सारे क्वेश्चन तुम्हें आते होंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा प्रीलिम्स में। कुछ भी करंट अफेयर आएगा, और वो ट्रिक्स तो आजकल कोई भी यूट्यूब की वीडियो देख लो, सब में ही ट्रिक्स है। पहले तो बेसिक कवर करो, मतलब अगर ऐसा इकोनॉमी कर लिया और ज्योग्राफी छोड़ ही दिया तो फिर तो पक्का ही नहीं होगा, क्योंकि 4 बेसिक सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री। ये 4 कर लिया। अब जैसे इंटरनल सिक्योरिटी है, अगर आएगा 1-2 क्वेश्चन आएगा गलती से आया, जैसे वो 24 में आ गया था कुछ CDS वगैरह रैंक्स का अलग अलग, तो वो एक क्वेश्चन ठीक है गलत हो जाएगा, कोई नहीं। लेकिन जो ये 4 मेन सब्जेक्ट हैं, इनसे ही 50-60 क्वेश्चन होते हैं, कभी भी एनालिसिस करो। 60 क्वेश्चन अगर हमारे फिक्स हो गए, मेरा फोकस रहता था पॉलिटी जैसे अगर 15 क्वेश्चन आएंगे मेरे को 14 सही करने ही करने हैं। अगर मेरी इकोनॉमी में 15 क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर को हटा दो, 3-4 कुछ तो बेसिक रहेंगे, वो बेसिक में गलती नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा रहता था 40 से 45 जो स्टैटिक है वो 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए उसमें, वो मेरे कहीं गलत नहीं होंगे, 45 सही हो गए। उसके बाद बस मेरे को 15 ही तो करने हैं, प्रीलिम्स हो जाएगा। 40 तो मैं गलत कर ही सकता हूँ एनी टाइम।
और कोई डाउट? और चलते चलते 10 मिनट थोड़ा यहाँ पे इनके बारे में ठीक है। देखो हेलो, एक तो मैं तुम्हें रिमाइंड कराता रहता हूँ बीच बीच में कि 2 बार मेरा सिलेक्शन हुआ था, 2 बार मेरे भाई का हुआ था, ठीक है। इस एग्ज़ाम के लिए जितने भी अच्छे रिसोर्सेज हैं, अच्छी फैकल्टी है, अच्छी बुक्स है, वो सब तुम्हें पहले ही दे दी गई है। तुम्हारा माइंड का सारा डाउट्स हमने दूर कर दिया है, कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, सब कुछ रिवीजन प्लान में बहुत कुछ लिखा हुआ है। जो चीज़ तुम्हें मिली हुई है तुम उसी को नहीं देखते हो, अगर तो तुम ढूंढते रहोगे इधर उधर बहुत सारा। तुम ये सोचो कि अगर, ये बात मैं पहले भी बहुत बार बोला करता था कि अगर टीना डाबी सेलेक्ट हुई है तो रिया डाबी सेलेक्ट हो गई, ठीक है। अगर मैं सेलेक्ट हुआ तो मेरा भाई सेलेक्ट हो गया। अब तुम हज़ारों लोगों से पूछते भी रहोगे, पढ़ोगे नहीं बिल्कुल भी। तुम हर साल रिजल्ट आएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर दोगे। अगर तुम्हारे अंदर सिलेक्शन का मन है, अगर मन है, तो जैसे पीछे से क्वेश्चन आया कि सर आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते थे तो वैल्यू एडिशन कैसे करते थे। ये जो वैल्यू एडिशन की प्रॉब्लम है या फिर ये वैल्यू एडिशन की जो बीमारी है, ये नेवर एंडिंग है। ये वैल्यू एडिशन कभी भी 100% नहीं हो सकता। तुम सबसे पहले, वैल्यू एडिशन की बात कौन करेगा? वैल्यू एडिशन की बात उसको करनी चाहिए जिसका बेसिक पॉलिटी, बेसिक ज्योग्राफी, बेसिक इकोनॉमी, बेसिक हिस्ट्री तो तैयार नहीं है, एथिक्स तैयार नहीं है, स्पीड नहीं है, हैंड राइटिंग नहीं है, इंग्लिश नहीं है। लेकिन हम सबसे पहले बात कर रहे हैं वैल्यू एडिशन की, यानी कि जो लास्ट पार्ट है, जो 200 रैंक या 300 रैंक वाले लास्ट में कुछ लास्ट का पार्ट चाहते हैं, तुम पहले स्टेप पे उसकी बातें करते हो हमेशा। जब तुमसे कोई बेसिक क्वेश्चन ही पूछने लगे पॉलिटी का, और मैं पूछता भी हूँ, जब बच्चे मेरे से मिलने आते हैं मैं क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पूछने से मैं देखता हूँ इसको बेसिक भी आता है नहीं आता है, क्योंकि बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। ये सारे वो वाले बच्चे जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता। सबसे पहले जो किताबें तुम्हें दी हैं, अगर तुम्हें 20-25 किताबें दी हैं, पहले तुम्हारी किताब को देख के मैं बता दूंगा अंडरलाइन कितनी तुमने कर रखी है, किस तरीके से कर रखी है, तुम पहले वो पढ़ लो। वो तुम्हारा बेसिक है। अगर तुमने एक पॉलिटी की बुक, एक इकोनॉमी की, एक ज्योग्राफी की, वो तुम्हें टिप पे होनी चाहिए। अगर तुम इतनी 20-22 किताबें पढ़ लोगे, उसके बाद केवल एक चीज बचती है, केवल एक चीज, पता नहीं इतने दिल से बोलता हूँ, उसके बाद भी आधे बच्चे सुनते हैं, आधे मानते हैं, आधे नहीं मानते हैं, इतने दिल से बोलता हूँ कि उसके बाद वैल्यू एडिशन में केवल एक चीज करनी है। कोई बहुत ज्यादा, अब तो तुम्हें भी फील हो गया होगा कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वैल्यू एडिशन के नाम पे कोई भी एक करंट अफेयर्स की मैगजीन, दैट्स ऑल। और जितना भी तुम अटेम्प्ट करके आओगे, तुम अटेम्प्ट करके आओ, 50% पे यूपीएससी टॉप हो जाएगा। लेकिन जब तक तुम्हें पॉलिटी की किताब तुम्हारी तैयार नहीं है, जब तक इकोनॉमी बेसिक तैयार नहीं है, और तुम करंट अफेयर्स के पीछे भाग रहे हो और वैल्यू एडिशन के पीछे भाग रहे हो विदाउट वैल्यू, वैल्यू एडिशन करना सोच रहे हो, वो कभी नहीं होगा। और तुम पेपर में लिख नहीं पा रहे हो अपने आंसर को, बेसिक क्वेश्चन भी, अगर पार्लियामेंट के बारे में पता नहीं है तुम्हें, एग्जीक्यूटिव क्या होता है पता नहीं है, फंडामेंटल राइट्स पता नहीं है, और तुम सीधे पहुंच रहे हो बड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस पे, वो तो कभी होंगे ही नहीं कभी भी, और तुम्हें वो समझ में भी नहीं आएगा। तो जिन्होंने बार बार टॉप किया उनको पता है स्टैटिक से सिलेक्शन हो जाता है, और करंट अफेयर्स का बहुत छोटा पार्ट है। एक मैगजीन में कितने पेज होते हैं? तुम बताओ, लास्ट में जिसने क्वेश्चन पूछा था, व्हाट्स योर नेम? अच्छा ओके, जबज्योत। प्लीज मुझे बताओ, करंट अफेयर्स की एक मैगजीन में, मंथली मैगजीन में कितने पेजेस होते हैं हमारी? जब मैं पढ़ता था तो इसी तरह तैयारी करता था, रफली 120-100 पेजेस। और अगर तुम पूरा दिन करंट अफेयर्स पढ़ोगे, पूरा दिन, तो तुम एक एक दिन में कितने पेजेस पढ़ सकते हो? एवरेज, अगर तुम एवरेज हो तैयारी करने में, अगर तुम एवरेज हो पढ़ने में, समझने में, तुम बिल्कुल एवरेज हो, तब भी तुम कितने टाइम एक दिन में अगर तुम एक दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो या 8 घंटे पढ़ रहे हो या 6 घंटे पढ़ रहे हो, तुम अपने हिसाब से बता दो कि तुम कितने पेजेस खत्म कर सकते हो अगर तुम्हारा बेसिक क्लियर है। मैं क्या करता था मैं बता देता हूँ, मुझे 100 पेज की मैगजीन में मैक्सिमम एक दिन लगता था, एक दिन। और एवरेज लोगों को 2 दिन लगेंगे, 50 पेज तो पक्का हो जाते हैं एक दिन में। तो भी 12 महीनों की मैगजीन में अगर 2 दिन या 2.5 दिन भी लगेंगे तो 30 दिन में पूरे साल का करंट अफेयर्स तैयार। तो और करंट अफेयर्स की पहली मैगजीन में टाइम लगता है, दूसरी में लगता है, तीसरी में नहीं लगता, क्योंकि तीसरी में टॉपिक रिपीट होने लगते हैं। तो करंट अफेयर्स, यानी कि करंट अफेयर्स को अगर तुम साइड में रख दो और करंट अफेयर्स की सारी मैगजीन को एक ही महीने में, ये एक महीना उनके लिए जो एवरेज बच्चा है, अगर तो जो तेज बच्चा है वो 10 दिन में खत्म कर देगा, तो 10-15 दिन में करंट अफेयर्स वैसे ही हो जाता है। और वो अगर तुम्हारी बेसिक सारा तैयार है, करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ो और पेपर में लिख के आ जाओ, एवरेज प्लस लिख के आओगे, टॉप करोगे बहुत ज़्यादा अच्छे के चक्कर में। और धीरे धीरे तुम्हें वो राइटिंग स्किल, स्पीड धीरे धीरे आ जाएगी। जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट्स तैयार नहीं होंगे तब तक तुम्हें करंट अफेयर्स या वैल्यू एडिशन नहीं होगा। तो अभी बेसिक चीज़ें 2 बता के जा रहा हूँ, 2 मंत्र, 2 मंत्रा।
पहला बुक्स एंड दूसरा टेस्ट। जो बुक्स हमने दी हैं केवल वो बुक्स पहले पढ़ लो, और दूसरा मंत्र है हर टेस्ट में टॉप करने की कोशिश करो। जो टेस्ट में टॉप 3 टॉप 5 में आ रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा। जो टेस्ट में भी नीचे आ रहे हैं 15वें नंबर पे 50वें नंबर पे, उनका नहीं होगा, पहले अटेम्प्ट में तो नहीं होगा, ठीक है। फिर वो एक्सक्यूज कुछ भी दें, यानी कि एक बार बताओ, सबको सेम टीचर पढ़ा रहा है, सबको सेम, सब लोग सेम बुक पढ़ रहे हो, उसके बाद तुम एक्सक्यूज अगर दे रहे हो कि तुम्हें टाइम नहीं है कुछ नहीं है, पर तुम्हारा टेस्ट में अगर स्कोर नहीं बन रहा है, टेस्ट में जो स्कोर करेगा, तो 2 मंत्र मैंने कौन से बताए बताओ। टेस्ट। अब तो केवल 2 मंत्र हैं, बुक्स एंड टेस्ट। जो बुक्स हमने दिए पहले वो खत्म करो, और टेस्ट जरूर दो, धीरे धीरे बाकी सारी चीजें तुम्हें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। एक्चुअली संदेश जैन का जो सिलेक्शन है वो सर ने मुझे नहीं बताया था, मुझे इंश्योरेंस आई मतलब टीम से नहीं पता चला था। मैंने खुद जब पीडीएफ को स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे आंखों के सामने नाम आ गया। अच्छा, आप मुझे बताओ, आप में से हो सकता है 4 या 5 लोगों का नाम जानता हूँ मैं। और क्यों जानता हूँ? क्योंकि जो डाउट मुझसे पूछते बार बार आते हैं, रेगुलर आते हैं, कहीं ना कहीं उनका नाम कहीं कॉपी में दिख जाता है मुझे, या मैं पूछ लेता हूँ भाई नाम बताओ अपना, तुम बहुत क्वेश्चन पूछते हो। तो संदेश का नाम भी मुझे इस तरह से याद था। और बेसिकली पॉइंट यहाँ पर ये नहीं है कि आप ज़्यादा डाउट पूछोगे तो ये टॉपर बनोगे, पॉइंट यहाँ पर ये नहीं है। पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर आप जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसकी वैल्यू निकाल लोगे तो रैंक पक्की है आपकी। अब दूसरी बात आती है सिंगल डिजिट रैंक की। अब इनकी 161 रैंक आ गई, पहली बात तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो टॉप रैंक आ रही है, सिंगल डिजिट में रैंक आ रही हैं, वो इसके बाद सेकंड लेयर में आती हैं मोस्टली। अगर आप सबसे ज़्यादा रिजल्ट देखोगे तो जो टॉप सिंगल डिजिट में रैंक आती हैं वो एक बार रैंक आने के बाद आती हैं। तो पहले एक बार तो रैंक ले आओ। पॉइंट यहाँ पर ये है कि हम लोग बात करते हैं सिर्फ टॉपर की कि रैंक 1 ने क्या बोला, और ये जो वैल्यू एडिशन वाला जो ये मामला है ये पूरा मार्केटिंग वाला गेम है। तो ये पूरा मार्केटिंग वाला गेम है, क्योंकि कोई भी टीचर या कोई भी एकेडमी जो सिर्फ वैल्यू एडिशन की बात कर रही है वो उन लोगों को टारगेट कर रही है जो लोग ऑलरेडी फाउंडेशन कंप्लीट कर चुके हैं। ये टीचर फाउंडेशन वालों पे मेहनत नहीं करते, ना फाउंडेशन बिल्ड करते हैं, ना फाउंडेशन से इनका कोई मतलब है। ये कुछ पेजेस बाद में वैल्यू एडिशन के देंगे और फिर उन्हीं को क्लेम करते रहेंगे। मेहनत किसी और की फाउंडेशन की और क्लेम कोई और कर रहा है। ये गेम चल रहा है मार्केट में, आपको सब पता है, जो समझदार बच्चे हैं सब समझते हैं। लेकिन हम मान लेते हैं कि वैल्यू एडिशन ही रियलिटी है। और ये हमारे लिए भी बहुत एक कॉन्फिडेंस वाली बात है कि जैसे आप बता रहे हो आपने स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ के ही सारा एग्जाम क्लियर करा है, और ये आपके लिए लाइफ बहुत आसान कर रहा है बेसिकली। ये जो कॉन्वर्सेशन है, ये संदेश का जो एग्जाम्पल है, ये आपके लिए लाइफ सिंपल करने वाला है। मतलब इतनी जो कॉम्प्लेक्सिटी फैल रखी है ना, पहले कोचिंग करो, फाउंडेशन करो, टीचर के नोट्स भी पढ़ो, फिर कुछ बुक्स देंगे, अलग अलग कलर की बुक्स मिलती है मार्केट में, वो वाली बुक्स पढ़नी पड़ेंगी आपको। फिर उसके बाद में टॉपर का कॉन्वर्सेशन सुनोगे, टॉपर बताएगा कि मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, आप बोलोगे लक्ष्मीकांत तो हमने पढ़ी नहीं है तो हम टॉपर नहीं बन सकते, तो लक्ष्मीकांत में फिरोगे। उसके बाद फिर मेरे पास बच्चे आते हैं, सर मेरे पास आते हैं बच्चे, वो कहते हैं सर मैंने लक्ष्मीकांत भी पढ़ी है, मैंने टीचर के नोट्स भी पढ़े हैं, मैंने ये वाली बुक भी पढ़ी है, जो भी कलर की बुक होगी। तो अब मैं सर अब रिवाइज क्या करूं, मगर आप कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर चुके हो, अब कोई मतलब नहीं है। अब आपने लाइफ खुद ही डिफिकल्ट बना ली, अपनी कॉम्प्लेक्स बना ली। आप तुम लोगों को जैसे इंग्लिश बोलनी आती है, अब जिसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है वो कितने ड्रामे करता है, इंग्लिश के लिए अलग अलग किताबें लिखता है, अलग अलग, जबकि तुम्हें पता है कि रॉक सिंबल का तुम ये काम है। तो जो सर ने ही बोला है कि बस बेसिक थिंग्स पढ़ो। और मुझे नाम याद है, मुझे कुछ लोगों के नाम याद है, कुछ के नाम इसलिए याद है जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, कुछ लोगों का नाम इसलिए याद है जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि कौन बिल्कुल नहीं पढ़ता है, कौन पढ़ता है, किसकी इंग्लिश अच्छी है, कौन बहुत ज़्यादा पोलाइट है, कौन जज का बच्चा है, कौन पंजाब से है, कौन हरियाणा से है। तो मुझे कुछ बच्चों के नाम किसी वजह से याद हो जाते हैं कि किसी की कोई क्वालिटी तो है, किसी की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, कोई पोलाइट और रेस्पेक्टफुल बहुत ज़्यादा है, कोई बिल्कुल नहीं पढ़ता है, मैं वो हाथ नहीं करूंगा कौन कहाँ कोई। तो मुझे पॉइंट है, कोई बहुत अच्छा पढ़ रहा है, 3-4 लोग आए लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा पढ़ रहा है, अब मुझे उसका नाम याद मुझे भी हो जाएगा धीरे धीरे, और मुझे पता है ये बन सकता है। और तुम खुद सोचो कि कौन है जो अवॉइड करेगा मिलना, कौन है जो आना भी अवॉइड करेगा या टेस्ट भी देना अवॉइड करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मिलेंगे क्वेश्चन पूछेंगे बता नहीं पाएंगे, बेइज्जती हो जाएगी। तो ये बेइज्जती का जो डर है जिस वजह से बच्चा आगे बढ़ता ही नहीं है, ठीक है। पर मुझे लगता है तुम्हें मजा आया होगा पब्लिक स्पीकिंग में। अब ये तो आईपीएस बना है, और आईपीएस बहुत मतलब प्री हो गए, इंडिया में ऊपर तो चीज हो गए, तुम्हारी कंपनी के लिए एक बार क्लैपिंग कर दो।
Thank you, sir. All the best. God bless you.